नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। मेरे साथ समीर अब्बास और सुमेरा खान भी है। शाम 5 बजे के इस खास बुलेटिन में आपके लिए दो बड़ी खबरें होंगी। दुनिया के दो फ्रंट पर युद्ध जारी है, वहीं देश में चुनावी सरगर्मियां भी तेज है। जी हां, दुनिया में तनाव हो या फिर देश में चुनाव, TV9 भारतवर्ष खबर न छूटने की दरअसल पूरी गारंटी है। आपको इसी बुलेटिन में बताएंगे इजराइल गाजा युद्ध पर इजराइल का सबसे बड़ा ऐलान है क्या। लेकिन शुरुआत देश की बड़ी राजनीतिक खबरों के साथ। 3 नवंबर को तेलंगाना में चुनाव है। कल तेलंगाना में प्रचार खत्म हो जाएगा, तो पहली ब्रेकिंग न्यूज भी तेलंगाना से ही है। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ा ऐलान किया। तेलंगाना में पहली बार बनेगी बीजेपी सरकार। ये प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन के दौरान कहा। आने वाले 5 साल तेलंगाना के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे। और तेलंगाना में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे और दर्शन कर पूरे विधि विधान से यहां पूजा अर्चना की। मोदटीसारी मंत्रोच्चारण के बीच श्री वेंकटेश्वर की भक्ति भाव के साथ पूजा की तस्वीर आज की है। पारंपरिक पूजा परिधान में पीएम मोदी तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे। पुजारियों ने मंदिर विधान के हिसाब से प्रधानमंत्री से पूजा करवाई। पूजा के बाद पीएम मोदी ने मंदिर के ध्वजा स्तंभ के सामने सर झुकाया। कोरोना काल के बाद ये पहला मौका था जब पीएम मोदी तिरुपति बालाजी मंदिर के दरबार पहुंचे। पीएम बनने के बाद पीएम 2015, 17 और 2019 में यहां आए थे। पूजा करने के बाद पीएम ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। पीएम मोदी कल शाम को ही तिरुपति पहुंचे थे। यहां एयरपोर्ट पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने उनका स्वागत किया। पीएम ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन कर तेलंगाना के वोटरों को भी साधने की कोशिश की। 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान होना है। तेलंगाना में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। और तेलंगाना के महबूबाबाद में रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने बीआरएस और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और यह भी कहा कि बीजेपी सरकार मतलब विकास की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब पूरी गारंटी। मोदटीसारी तेलंगानालो बीजेपी प्रभुत्वम ఏర్పాటు కానుంది। बीआरएस जानती है कि मोदी कभी बीआरएस को बीजेपी के आसपास भी फटकने नहीं देंगे और ये गारंटी भी मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। मोदी गारी गारंटी अंटे गारंटीगा पूर्ति अయ్యే गारंटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के पेद्दापल्ली में रैली की। राज्य सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि तेलंगाना में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी और अमित शाह तेलंगाना में ताबड़तोड़ रोड शो और रैली कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के पेद्दापल्ली में रोड शो किया। पेद्दापल्ली से बीजेपी उम्मीदवार दोग्याला प्रदीप को वोट देने की अपील की। अमित शाह के रोड शो में बीजेपी समर्थकों की भारी भीड़ जुटी थी। पूरा इलाका भगवे झंडे से पटा पड़ा था। रोड शो के दौरान अमित शाह एक रैली में पहुंचे और कहा कि तेलंगाना में अब की बार बीजेपी की सरकार बनेगी। रुपया क्विंटल प्रदेश सरकार MSP पर ले
तेलंगाना के रण में कांग्रेस की तरफ से आज प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाला और कहा कि कांग्रेस अपने वादों को पूरा करती है। साथ ही तेलंगाना में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की तरफ से कई वादे भी किए। मेरे साथ बोलो, मारपू कवाली, कांग्रेस रवाली। तेलंगाना में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रदेश के लोगों को 6 वारंटी देने का वादा दोहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में सभी गारंटियों को पूरा किया गया है। उन्होंने कांग्रेस की 6 गारंटियों को आम लोगों के लिए राहत वाली बताया। रायतू भरोसा, आज आपको प्रति एकड़ 10,000 रुपए मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी सालाना प्रति एकड़ आपको 15,000 रुपए देगी और खेत मजदूरों को 12,000 रुपए। प्रियंका गांधी ने ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदाय के लिए कई बड़े वादे किए। बेघर दलित और आदिवासी भाई बहनों के लिए, उनके परिवारों के लिए 6 लाख रुपए की मदद मिलेगी। 3 नए निगम बनाए जाएंगे माडिगा, माला और अन्य एससी जातियों के लिए। हर निगम को 750 करोड़ दिए जाएंगे ताकि वो खास आपके विकास के लिए काम कर पाए। और वहीं बीआरएस नेता के कविता ने आज निजामाबाद में कांग्रेस पर जोरदार अटैक किया और कहा कि तेलंगाना के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। तेलंगाना के निजामाबाद में बीआरएस नेता कविता ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि 55 साल मौका देने के बावजूद कांग्रेस पीने का पानी तक नहीं दे पाई। कांग्रेस 20 साल यहाँ पे हुकूमत करी, 55 साल हुकूमत करी, 11 बार आपने उनको मौका दिया। क्या पीने का पानी तक दे पाई आपको कांग्रेस? क्या बिजली दे पाई? क्या तालीम दे पाई? क्या दिया उन्होंने? दिया है तो सिर्फ दंगे दिए हमें, दिया है तो लगातार धोखा दिया कांग्रेस ने हमें, और जिंदगी भर ना भूलने वाली दर्द दिया है उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी को खुला और कांग्रेस को छुपा दुश्मन करार दिया। बीजेपी तो हमारा खुला दुश्मन है, लेकिन कांग्रेस छुपा दुश्मन है। वो सेक्युलरिज्म के आड़ में अलग अलग तरीके के काम करते हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे रियासत के लिए अच्छा नहीं है। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप जब वोट करने जाएंगे तो अपने आप के लिए वोट कीजिए। इससे पहले कविता राहुल गांधी पर तंज कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमारे अच्छे मेहमान हैं। वो यहाँ आते हैं, बिरयानी खाते हैं, पान खाते हैं और चले जाते हैं। तेलंगाना चुनाव में हैदराबाद शहर के नाम पर सियासी घमासान मचा है। एक तरफ है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी। सीएम योगी ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का ऐलान आसिफाबाद जिले के एक रोड शो में किया। योगी के बयान के तुरंत बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर हमला बोला और कहा कि हैदराबाद का नाम बदलने का आपका ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। इसको हैदराबाद बनाया, हम तो इसको भाग्यनगर बनाने के लिए, भाग्य को बदलने के लिए। भाग्य लक्ष्मी का मंदिर यहाँ पर है, उनके नाम पर फिर से भाग्यनगर बनेगा, इस बीच से आपके पास आए हैं। आज हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आए, हमेशा पेटेंट डायलॉग है इसका। हम बोलते हैदराबाद में खट्टे डायलॉग है, मियाँ खादर खां के कुछ आता ही नहीं उसको। आते कि हम नाम बदल देंगे। अरे भाई, यह नाम नहीं बदल सकते यहाँ पे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेलंगाना के महबूब नगर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई, महबूब नगर का नाम बदलकर प्लामुरू कर दिया जाएगा। और इस बीच आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला। तेलंगाना में कमजोर मुस्लिम्स को आरक्षण दिया जा रहा है। बीजेपी आरक्षण खत्म नहीं कर सकती, कमजोर तबकों को आरक्षण देश हित में है। झूठ बोल रही है बीजेपी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो आरक्षण मुसलमानों को मिल रहा है वो रिलीजन या रिलीजन के ऊपर नहीं मिल रहा है। एक, मुसलमानों की सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एम्पिरिकल डेटा है। दूसरा, एक PS कृष्णन साहब आज इस दुनिया में नहीं है, वो देश के बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें बताया गया कि ये मुसलमानों में ये बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनको मिलना चाहिए, और मुसलमान जो अपर कास्ट उनको नहीं मिलना चाहिए। तीसरा ये है कि हर मुसलमान को नहीं मिल रहा है। चौथा ये है कि ये उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस को अपलिफ्ट करने के लिए देश के हित में है। ये भाई, आपका नेशनलिज्म अगर बहुत बड़ा मुद्दा है बीजेपी का, अगर तेलंगाना में वो समाज
ताकतवर हो रहा है तालीम के जरिए, रोजगार के जरिए, तो देश को ही फायदा हो रहा है ना। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक वीडियो को लेकर बीजेपी गांधी परिवार पर हमलावर नजर आ रही है। एक जनसभा के दौरान आखिर खड़गे ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया। देखिए रिपोर्ट। चुप हटो, अगर सुनना है सुनो, नहीं तो गेट आउट, डोंट टॉक दैट। आपको मालूम नहीं होता जो ये मीटिंग चल रही है, एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेता बोल रहा है और तुम्हारे मुंह में तुमको जो होना वो कहते हैं। अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो अपने जगह को जाओ। नाराज खड़गे का वीडियो तेलंगाना चुनावी सभा के दौरान का है, जिसमें वो लोगों पर भड़कते नजर आए। चुप हटो, अगर सुनना है सुनो, नहीं तो गेट आउट। वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने कहा कि गांधी परिवार ने खड़गे को रबर स्टाम्प अध्यक्ष बना दिया है। सार्वजनिक बैठकों में अपमानित किया जाता है और खड़गे अध्यक्ष होने के बाद भी असहाय होकर अपने कार्यकर्ताओं पर चिल्लाते हैं। आखिर खड़गे नाराज क्यों हुए, इसका पता नहीं चल पाया। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक तस्वीर की काफी चर्चा हो रही है। तस्वीर एनसीपी के संस्थापक शरद पवार की है। महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा बनी इस खबर पर पूरी रिपोर्ट 60 सेकंड में आप भी देखिए। तेज बारिश, तेज आंधी और 83 साल के शरद पवार की जनसभा, जिसकी महाराष्ट्र की राजनीति में काफी चर्चा हो रही है। दरअसल नवी मुंबई में एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से एक जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा के शुरू होने से पहले ही तेज आंधी और बारिश की वजह से पंडाल उखड़ गए। हर किसी को लग रहा था कि शरद पवार अपना संबोधन रद्द कर देंगे, लेकिन 83 साल की उम्र में भी शरद पवार ने मंच नहीं छोड़ा। बारिश के बीच सीनियर पवार ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान जनसभा में आए लोग कुर्सी सिर पर रखकर पवार को सुनते नजर आए। शरद पवार की इस रैली ने हर किसी को 2019 की याद दिला दी, जब तेज बारिश के बीच शरद पवार ने अपनी रैली को संबोधित किया था। भतीजा अजीत पवार की बगावत के बाद शरद पवार के सामने सियासी जमीन बचाने की बड़ी चुनौती है और 83 साल की उम्र में भी जिस तरह से शरद पवार ने मोर्चा संभाल रखा है, उससे इतना तो तय है कि पवार महाराष्ट्र में आसानी से हथियार नहीं डालने वाले। गौर करने वाली बात ये भी है कि हाल में ही पवार की तबीयत भी खराब हो गई थी और उन्हें अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा था। और बिहार में एक विज्ञापन में स्पेलिंग मिस्टेक से सियासी बवाल खड़ा हो गया है। आखिर क्या है स्पेलिंग मिस्टेक पर नई लड़ाई, देखिए इस खास रिपोर्ट। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग का ये वो सरकार विज्ञापन है जिसको लेकर बीजेपी नीतीश सरकार पर हमला कर रही है। पर्यटन विभाग ने एक ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता के लिए आवेदन मांगते हुए एक विज्ञापन भी जारी किया गया। इस विज्ञापन का शीर्षक कंटेंट राइटिंग कॉन्टेस्ट दिया गया है। बोल्ड और बड़े अक्षरों में प्रकाशित विज्ञापन के मुख्य शीर्षक में एक गलती है। यहाँ राइटिंग की स्पेलिंग गलत तरीके से WRITTING लिखी गई है। गलत विज्ञापन अंग्रेजी और हिंदी के कई अखबारों में प्रकाशित भी हो गया है। पर्यटन विभाग तेजस्वी यादव के पास है तो वो बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी के ओबीसी मोर्चे के नेशनल जनरल सेक्रेटरी निखिल आनंद ने तेजस्वी पर तंज कसा तो आरजेडी ने पलटवार किया। What kind of people are running the show in government? All these illiterate and irresponsible people are running the show in Bihar. ये विभाग का काम है। विभाग के द्वारा जो ऐड दिया गया उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ। और अब खबर ओडिशा से। यहां के सबसे चर्चित अफसर और नवीन पटनायक के बेहद भरोसेमंद वीके पांडियन बीजू जनता दल में औपचारिक तौर पर शामिल हो गए। आखिर एक अफसर के सियासत में आने पर कैसे ओडिशा की राजनीति में बड़े बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। वीके पांडियन के साथ नवीन पटनायक की तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। वीके पांडियन के बीजेडी ज्वाइन करने के बाद नवीन पटनायक की मुस्कान और चेहरे पर सुकून का भाव ये बता रहा है कि आने वाले समय में ओडिशा की राजनीति नई करवट ले सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि वीके पांडियन को नवीन पटनायक बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। बीजेडी का सदस्य बनने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। वहीं खुद सीएम पटनायक ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए जनता की सेवा करते रहने की बात कही। वीके पांडियन ओडिशा की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं। ऐसे में लोगों के बीच उनकी अच्छी पैठ है। पांडियन साहब, वीके पांडियन जी, कार्तिक जी पहले
उड़ीसा के लिए IAS ऑफिसर के हिसाब से काम कर रहे थे। अब दल में शामिल हुए हैं और दल में शामिल होकर उड़ीसा के विकास के लिए काम करेंगे। 2000 बैच के IAS अधिकारी रहे पांडेय ने इसी साल 23 अक्टूबर को IAS पद से VRS लिया था। रिटायरमेंट के 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उन्हें कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ 5T इनिशिएटिव का अध्यक्ष नियुक्त किया था। और अब खबर यूपी से। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी पुख्ता तैयारियां करने में जुटी है। 2024 में बीजेपी नेतृत्व कोई चूक नहीं चाहता। यही वजह है कि यूपी में बीजेपी अब बागी, नाराज और पुराने कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से वापसी कराने में जुटी हुई है। यूपी में बीजेपी के बागी नेताओं की घर वापसी का प्लान बनाया गया। लोकसभा चुनाव के लिए बनाई गई इस रणनीति के तहत पार्टी 5000 नेताओं की घर वापसी कराएगी। ये ऐसे कार्यकर्ता हैं जो नगर निकाय चुनाव के दौरान बागी हुए थे और बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी आपको परिवार का सदस्य मानती है, तो हम सबका भी दायित्व बनता है जिन लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन किया है, सबसे पहले अपने बूथ को जिताने के लिए तैयारी करें। फिर प्रदेश भर में जहाँ जहाँ आपकी ताकत है, लखनऊ में जहाँ जहाँ आपकी ताकत है, हर बूथ को जिताने का काम करेंगे। इसी के तहत आज पहले चरण में अवध क्षेत्र के बागी कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन कराएगी। लखनऊ प्रदेश मुख्यालय में 35 बागियों को आज बीजेपी में फिर से शामिल किया गया। ये मान कर चलिए पार्टी में जो मेहनत करेगा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हमारा बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आज शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे मथुरा पहुंचे और श्याम जी महाराज मंदिर के सौंदर्यकरण के बाद उसका अनावरण किया। लेकिन आदित्य ठाकरे के मथुरा दौरे पर बीजेपी क्यों हमलावर है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तस्वीरें यूपी के मथुरा की हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे पूरे श्रद्धा भाव के साथ न सिर्फ मथुरा पहुंचे बल्कि पौराणिक श्याम जी महाराज मंदिर के सौंदर्यीकरण के बाद उसका अनावरण किया। इस दौरान लोगों का हुजूम भी नजर आया। मंदिर का अनावरण करने के बाद आदित्य ठाकरे ने इसे खुद के लिए सम्मान की बात कही। बिल्कुल, आज बांके बिहारी जी के दर्शन हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रियंका जी ने उस मंदिर का नूतनीकरण किया है, अगर आपने देखा होगा तो काफी एफर्ट्स किए हैं। वहीं बीजेपी विधायक नितेश राणे ने इसे आदित्य ठाकरे का ढोंग करार दिया और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। 100 चूहे खाके बिल्ली हज पे चली, मतलब आदित्य ठाकरे का मथुरा का दौरा। मैं वहाँ के पुजारियों को और प्रशासनों को हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ऐसी व्यक्ति दर्शन लेने के बाद आप गौमूत्र से हमारा पूरा ये पवित्र स्थान शुद्ध करें। और मध्य प्रदेश में वोटिंग हो चुकी है। 3 दिसंबर को मतगणना होनी है, मगर उससे पहले डाक मतपत्र को लेकर घमासान मच गया है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग ने 11,000 कर्मचारियों को वोट नहीं करने दिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को होने वाली काउंटिंग से पहले सरकारी कर्मचारियों के डाक मतपत्रों पर सियासी घमासान तेज है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव में कई कर्मचारियों की ड्यूटी 16 नवंबर को लगाई गई, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी मतदान नहीं कर पाए। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझ में आ गया कि सारे शासकीय कर्मचारी उनके खिलाफ हैं, उनके पुरानी पेंशन योजना के कारण और दूसरी और भी प्रॉब्लम के कारण से नाराज हैं। तो उन्होंने एक षड्यंत्र करने का तरीका निकाला कि ऐसा कुछ करिए कि वोट ही मत डालने दीजिए मैक्सिमम लोगों को। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने खारिज कर दिया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस नतीजों से पहले ही हार के कारण ढूंढ रही है। अरे कांग्रेस के लोगों, हार रहे हो, जनता ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया है, धुतकारा है, और इस बात को आप जितने जल्दी स्वीकार कर लो उतना अच्छा है। उधर चुनाव आयोग ने भी कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया। एक डाक मतपत्र का रिकॉर्ड है, 3,23,000 लोगों ने वोट डाला, 11,000 लोगों ने वोट नहीं डाला। दरअसल इस बार काफी सीटों पर कांटे की टक्कर है। नजदीकी मुकाबले में डाक मतपत्रों की अहम भूमिका होगी। प्रधानमंत्री मोदी की तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान को लेकर टीएमसी नेता शांतनु सेन ने विवादित बयान दिया है। बयान देते हुए शांतनु ने फिर से विश्व कप फाइनल में पीएम की मौजूदगी वाले मुद्दे को भी घसीट लाया। ऐसा लगता है कि कुछ बीजेपी विरोधी नेता पीएम मोदी को घेरने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अब इसी फहरिस्त में टीएमसी के शांतनु सेन भी शुमार हो गए।
सुनिए शांतनु सेन क्या फरमा रहे हैं। After winning 10 consecutive matches in the recently held World Cup, just because our learned Prime Minister went to that stadium, India got defeated in the final. Now, the job has been done by Narendra Modi. I am afraid that in no time, this particular craft gets crashed. शांतनु सेन के बयान को विवादित बताते हुए बीजेपी नेताओं ने जवाबी हमला किया। पार्टी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि टीएमसी नेता ने पीएम के साथ साथ वायुसेना को लेकर भी अपनी नफरत को जता दिया है। उन्होंने टीएमसी चीफ ममता बनर्जी से शांतनु सेन के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। आज ममता बनर्जी, यदि आप में एक अंश भी बाकी है राष्ट्रभक्ति का और नैतिकता का, तो शांतनु सेन को तुरंत प्रभाव से पार्टी से और सांसदी से बर्खास्त करना चाहिए। खबर पंजाब से है। सीएम तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत यहां पर हुई है। केजरीवाल मान ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी फ्री तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। केजरीवाल ने पिछली सरकारों पर भी इस मामले में निशाना साधा है। अभी तक जितनी सरकारें आई सारा अपना घर भरने में लगी हुई थी। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं था, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा ज्यादा है, लेकिन जो पैसा आज आपकी तीर्थ यात्रा में खर्च हो रहा है, ये सारा पैसा पहले लूटने पाटने में जाता था। वो अपने परिवार भरने में, अपने घर भरने में सारा पैसा खर्च करते थे। अब पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार है। और अब खबरें भयंकर युद्ध से जुड़ी। मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। अब न्यूक्लियर हथियारों पर ईरान की नई धमकी सामने आई है, तो इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि युद्ध विराम नहीं होगा। बंधकों की शर्तों पर इजराइल ने स्टैंड साफ किया है, यानी युद्ध विराम की समय सीमा खत्म होने के बाद इजरायली फोर्स इजराइल पर टूट पड़ेगी। अब मिडिल ईस्ट से यूक्रेन तक 6 मोर्चों पर विश्व विनाशक युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। एटम बम पर ईरान वर्सेस पश्चिम। जी हां, एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ तमाम वेस्टर्न कंट्रीज। गाजा में 12 घंटे बाद सर्वनाश के आसार हैं। लाल सागर में अमेरिका वर्सेस हूती साफ नजर आ रहा है। वहीं क्रीमिया मतलब एटमी युद्ध। यूक्रेन के 7 राज्यों पर एक साथ भीषण हमले अंजाम दिए गए। यूरोप में जंगी दायरा बढ़ने के भी आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और युद्ध के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। गाजा युद्ध पर आज की ये सबसे बड़ी खबर है। इजराइल का बड़ा जंगी ऐलान सामने आया है। युद्ध विराम नहीं चाहता है इजराइल, ये उसने साफ कर दिया है। सीजफायर की समय सीमा नहीं बढ़ाएगा इजराइल किसी भी सूरत में। ज्यादा युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है इजराइल, यानी युद्ध विराम को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। युद्ध विराम पर अमेरिका के सामने इजराइल का स्टैंड पूरी तरह से साफ है। इजराइल से अमेरिका ने दो टूक कहा है कि 10 दिन से ज्यादा युद्ध विराम संभव नहीं है। हमास द्वारा 10-10 बंधकों के रिहा करने पर एक-एक दिन इजराइल बढ़ाएगा युद्ध विराम। और अगली बड़ी खबर, युद्ध विराम को लेकर बाइडेन और नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। युद्ध विराम समाप्त होते ही गाजा पर बड़ा हमला करेगा इजराइल। पूरी ताकत के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ये नेतन्याहू ने कहा है। हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रहेगा। इसके अलावा नेतन्याहू ने कहा है कि हमारे सभी बंधकों को रिहा करे हमास। नेतन्याहू के जंगी ऐलान से अब तनाव और बढ़ गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, बातचीत हुई है जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू की, और नेतन्याहू ने संकेत दे दिए हैं कि जैसे ही खत्म होगा सीजफायर वैसे ही हमला कर देंगे। देखिए, आज युद्ध विराम का चौथा और आखिरी दिन है, और ऐसी स्थिति में ये जो सवाल सबके सामने है कि क्या युद्ध विराम और बढ़ाया जाएगा, और अगर बढ़ाया जाता है तो कितने दिन तक बढ़ाया जाएगा। तो इसे लेकर जब इजराइल के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई तो उसमें इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि इजराइल की सरकार का मानना है कि किसी भी कीमत पर अधिकतम 10 दिन तक ही बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इजराइल को यह लगता है कि उससे ज़्यादा समय तक अगर युद्ध विराम चला तो फिर हमास मजबूत होगा, और इजराइल की जो सेना वहां पर मौजूद है IDF, वो उतने लंबे समय तक बगैर युद्ध के वहां पर मौजूद नहीं रह पाएगी और पूरा जो ऑपरेशन है वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अधिकतम 10 दिन तक हम युद्ध विराम कर सकते हैं, और जाहिर है कि 4 दिन खत्म हो गए हैं।
कल का दिन जब बढ़ाया जाएगा तो फिर जिस तरह की शर्तें हैं कि 10 बंधक छोड़ो और फिर एक दिन लो, उसके उलट हमास चाहता है कि कम से कम 3 हफ्ते तक इस युद्ध विराम को हर हालत में खींचा जाए। जी बिल्कुल, ऐसे में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा मनीष कि युद्ध विराम आगे बढ़ता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। इस बीच इजराइल ने नहीं किया है युद्ध विराम। इजरायली मंत्री बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं युद्ध विराम को लेकर। सिर्फ मानवीय मदद के लिए जंग रोकी गई है, इसे युद्ध विराम नहीं कहना चाहिए, ये कह रहे हैं इजराइल के एक मंत्री। Never seen 52 दिन में गाजा तहस नहस हो चुका है। मकान, दुकान, संस्थान, अस्पताल सब खंडर बन चुके हैं। हर तरफ तबाही के निशान हैं। गाजा में जगह जगह मलबे का ढेर नजर आ रहा है। चीख पुकार, भुखमरी और बढ़ती बीमारियां कलेजा बैठाने वाली हैं। इस बीच इसराइल के मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर खुली धमकी देकर गाजा में सर्वनाश के संकेत दिए और कहा, गाजा में कोई युद्ध विराम नहीं हुआ, सिर्फ मानवीय मदद के लिए युद्ध रोका गया। हमास जैसे क्रूर और खूंखार आतंकी संगठन के साथ युद्ध विराम संभव नहीं। कहा, इजरायल नहीं, पूरी मानवता के लिए हमास का खात्मा करेंगे। मानवीय मदद के लिए रुकी जंग को युद्ध विराम कहना गलत होगा। इजरायल के मंत्री अमित शाह के मुताबिक रेड क्रॉस एक न्यूट्रल संस्था है जो इस दौरान काम कर रही है। रेड क्रॉस का अभियान खत्म होने के बाद एक बार फिर भीषण युद्ध शुरू होगा और इस बार हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। हमास के सभी कमांडर्स को इजरायली फोर्स चुन चुन कर मारेगी। गाजा के अलावा आईडीएफ अब लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की तैयारियों में है। सीरिया और इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप पर भी सीरियल एयर स्ट्राइक होंगी। गाजा में आईडीएफ ऑपरेशन पर सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। हमास के 5 बड़े चेहरे अब तक हमलों में ढेर हो चुके हैं। गाजा पर बमबारी के दौरान मारे गए 5 कुख्यात कमांडर, युद्ध विराम के बीच सामने आई 5 की तस्वीरें भी। गाजा अटैक के दौरान आईडीएफ को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। गाजा रात दिन धमाकों से दहल रहा है। इजराइल की बारूदी बौछार से जल रहा है। इजराइल के हवाई हमले से गाजा तबाह हो रहा है। इजराइल की सेना 7 अक्टूबर से गाजा पर विध्वंसक हमले कर रही है। गाजा में हमास के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रही है। आईडीएफ इजराइल में आतंक फैलाने वाले निर्देशकों की हत्या करने वालों को खत्म कर रहा है। इजरायली सेना ने हमास के 5 और कमांडर्स को ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि वो 5 हमास कमांडर्स कौन थे जिन्हें आईडीएफ ने गाजा में पिछले दिनों बमबारी के दौरान ढेर कर दिया। अहमद खानदोर उत्तरी गाजा ब्रिगेड का कमांडर था। अमान सियाम हमास रॉकेट्स आर्मी का हेड था। वाइल राजेब उत्तरी गाजा ब्रिगेड का डिप्टी कमांडर था। फरसान हालिफा समारिया हेडक्वार्टर का सीनियर ऑपरेटिव था। रॉफेट सलमान उत्तरी गाजा में कॉम्बैट असिस्टेंट यूनिट का कमांडर था। हमास के ये सभी कमांडर्स को इजरायली सेना ने गाजा में भीषण बमबारी करके मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले भी आईडीएफ ने हमास के कई बड़े कमांडर्स को ढेर किया था। इजरायली सेना हमास के सुरंगों को मुंह बंद करने के लिए लगातार बम बरसा रही है। हमास के ठिकानों को निस्ते नाबूद कर रही है। इजराइल से आई बेहद भावुक तस्वीर भी। 52 दिनों बाद मिला इजरायली परिवार। हमास के कब्जे से रिहा हुआ है पूरा परिवार। श्राइनर चिल्ड्रन मेडिकल सेंटर में ये मुलाकात हुई परिवार की। और वहीं इजराइल के खिलाफ मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। 700 ईरान समर्थित लड़ाके जुटे हैं मिडिल ईस्ट में। कहां पर? गोलान हाइट के पास लड़ाकों ने डाल दिया है डेरा। इनके इरादे क्या हैं, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसके पीछे दिमाग ईरान का बताया जा रहा है। दमिश्क एयरपोर्ट पर हमला कर इजरायल ने साफ संकेत दे दिया है कि जो उसके जमीन पर हमला करेगा उसका अंजाम हमास के जैसा होगा। लेकिन उधर इजरायल के विरोधी देश भी एकजुट हो रहे हैं, इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। गोलान हाइट्स को इजरायली कब्जे से छुड़ाने की तैयारी में है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स यानी SOHR के मुताबिक गोलान हाइट्स पर बड़े ऑपरेशन हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर ईरान समर्थित 700 लड़ाके जुटे हैं, जिसमें इराक, सीरिया और फिलिस्तीन के फाइटर्स शामिल हैं। हिजबुल्लाह के भी कुछ फाइटर्स शामिल बताए जा रहे हैं। ये लड़ाके ड्रोन और रॉकेट अटैक में माहिर हैं। लिहाजा इजराइल पर इस फ्रंट में किसी बहुत बड़े हमले की आशंका और बढ़ गई है। यानी इजरायल का संकट अभी टला नहीं है। गोलान हाइट्स के ठीक बगल के क्षेत्र और पश्चिमी डेरा ग्रामीण इलाकों के कुछ हिस्सों में बड़ी संख्या में तैयारी चल रही है।
तल अवीव पहुंचे एलन मस्क। नेतन्याहू मस्क ने किबुत्स का दौरा किया जहां हमास ने मचाई थी तबाही, वहां का जायजा किया है। एलन मस्क ने तल अवीव पहुंचने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात भी की है। आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में एटमी तनाव बढ़ा है। अमेरिका के खिलाफ ईरान की एटमी तैयारी भी देखने को मिल रही है। ईरान के विदेश मंत्री का न्यूक्लियर दावा सामने आया है जिसमें नियमों के दायरे में एटमी कार्यक्रम है। ये कहना है ईरान का। एटमी अभियान जारी रखेंगे, ये कहना है ईरान का। पश्चिमी देशों की साजिश नहीं चलेगी, शांति के लिए है ईरान का एटमी अभियान। और मिडिल ईस्ट में जंगी तनाव के बीच एटम बम पर ईरान और पश्चिम के देश आमने सामने। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसका एटमी अभियान जारी रहेगा। अमेरिका, इजराइल और पश्चिम के देशों की धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरान का क्या है न्यूक्लियर दावा, आपको बता दें। नियमों के दायरे में ही एटमी कार्यक्रम है। ईरान के खिलाफ एटमी प्रोपागेंडा किया जा रहा है। इसके अलावा एटमी अभियान भी जारी रखेगा। ईरान उसे साफ कर दिया है। ईरान को दबाया नहीं जा सकता है किसी भी सूरत में। लेकिन एटमी खतरा क्यों है, आइए ये भी बता देते हैं। एटम बम बनाना चाहता है ईरान। इसके अलावा इजराइल और यूएस का जवाब में एटम बम तैयार कर रहा है। एटम बम ही ईरान को बचा सकता है। अमेरिका और इजराइल अगर उस पर हमला करते हैं एटम बम से आतंकी हमले की लेकिन आशंका बढ़ गई है। गाजा युद्ध से डर और बढ़ गया है कि इस तरह के हालात बन सकते हैं। गाजा युद्ध के बाद तनाव बढ़ा है लगातार ईरान और इजराइल के बीच, ईरान और अमेरिका के बीच। युद्ध में उतरे ईरान समर्थित गुट और इस वजह से तनाव बढ़ रहा है। ईरान पर खतरा मतलब एटमी युद्ध को दावत। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के हमले से सीरियाई मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचा है। सीरिया के अल मजे मुदामिया सैन्य अड्डे को नुकसान पहुंचा। गाजा के बाद सीरिया फ्रंट पर युद्ध का खतरा बढ़ गया है। सीरिया ने दी बदला लेने की धमकी। इजरायली हमले के बाद दमिश्क एयरपोर्ट पर दहशत का माहौल है। सीरिया एयरपोर्ट के पास मिलिट्री बेस भी है, तो सीरिया एयरफोर्स इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल सैन्य अभियानों के लिए भी कर रही है। यही वजह है कि आईडीएफ के लड़ाकू विमान दमिश्क एयरपोर्ट पर बमबारी करने में जुटे हैं। तो दूसरी तरफ सीरियाई मीडिया का दावा है कि इजरायली बमबारी के बाद दमिश्क पहुंचने वाली उड़ानों को लताकिया और एलेपो हवाई अड्डों की ओर मोड़ दिया गया। रविवार को इजरायली मिसाइल ने दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर हमला किया, जिसे इजरायली हमले से हुए नुकसान की मरम्मत के एक दिन पहले ही शुरू किया गया था। इसी बीच दमिश्क के पश्चिम में अल मजे और मुदामिया क्षेत्रों से धुआं उठता देखा गया। रिपोर्ट में कहा गया कि एक और इजरायली हमला अल मजे सैन्य हवाई अड्डे के पास हुआ। बताया कि 7 अक्टूबर को इजराइल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद से सीरियाई हवाई अड्डों पर इजरायली हमले तेज हो गए। दमिश्क और अलेप्पो में हवाई अड्डों पर कई बार हमले किए गए। तो इजरायली हमले का मकसद है कि सीरिया को इजराइल के लंबे समय से दुश्मन रहे लेबनान को हवाई जहाजों के जरिए आपूर्ति करने से रोकना है। और एक और बड़ी खबर, रूस के क्रीमिया में विनाशकारी तूफान का कहर है। समंदर में 30-30 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। 80 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चल रही हैं। तूफान से क्रीमिया में भारी तबाही। रूस के सोची में भी तूफान का सितम देखने को मिल रहा है। पानी में तिनके की तरह बहती कारें नजर आ रही हैं। और रूसी राष्ट्रपति के सहायक का एक बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन के सहायक यूरी उशाकोव की भविष्यवाणी, इजरायल नहीं कर पाएगा गाजा की सुरक्षा। गाजा को खून में डुबोने के बावजूद इजरायल रक्षा करने में समर्थ नहीं है, ये कहा गया है रूस की तरफ से। और फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।